नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम मना रहे हैं इस पूरे हफ्ते, और इसी के चलते हेल्दी पॉकेट और वेल्दी पोर्टफोलियो हमारी एक खास पेशकश, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में तमाम तरह के हेल्दी एलिमेंट्स की जो होने चाहिए। इस पूरे हफ्ते हमने तमाम तरह की एसेट क्लासेस पर बातचीत की है जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन की डोज के तहत होने चाहिए। और आज भी हम बात करने वाले हैं 3 तरह के एसेट क्लासेस की। आज हमारा फोकस रहेगा सोने पर, जो भारतीयों का काफ़ी पसंदीदा पहनावा भी है और निवेश के तौर पे भी उसको देखा जा सकता है। हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड इनकम की, जो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और आपके पोर्टफोलियो में सेफ्टी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। और साथ ही रियल एस्टेट, क्योंकि घर खरीदना मेरे ख्याल से हम सबकी एक विश लिस्ट में होता है। पहली नौकरी आप शुरू करते हैं, पहली तनख्वाह आपको मिलती है, सबसे पहला सपना जो है आप देखते हैं खुद का घर खरीदने का। तो इन तीनों एसेट क्लासेस की आज हम इस शो में बात करने वाले हैं। और जैसे कि न्यूट्रिशन की थाली की बात हम करते आए हैं इस हफ्ते की शुरुआत से, उस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो रूपी थाली में कितनी जगह सोने को देनी चाहिए, कितनी जगह फिक्स इनकम को देनी चाहिए, कितनी जगह रियल एस्टेट को देनी चाहिए, इस पर बारीकी से हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। एक्सपर्ट्स के तौर पे मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज कपूर, फाउंडर एमडी लियासिस फोरास, जी चंद्रशेखर, कमोडिटी एक्सपर्ट, देवांग शाह, हेड फिक्स्ड इनकम एक्सेस म्यूचुअल फंड। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक की बात हो रही है, ऐसे में आप तीनों से स्पेसिफिक सवाल मैं लूँ एसेट क्लासेस पर। एक सवाल जो कि मैं सभी मेहमानों को पूछ रही हूँ, उनकी थाली, खाने की थाली और उनकी पोर्टफोलियो की थाली, सबसे ठोस न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है? तो देवांग, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए। ये तो कविता, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। जैसे आपने बात करी कि थाली में सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप इंडिया का मैक्रो स्टोरी देखेंगे और लॉजिकली पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि क्या-क्या अपने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। सो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो एसेट एलोकेशन के हिसाब से आज का मैक्रो देखें, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स की बात करें, तो इंडिया की मैक्रो स्टोरी काफी स्ट्रांग है। और हम जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स बोलते हैं, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया कि न्यूट्रिएंट्स के लिए आपके हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे रहते हैं, वैसे हर इकोनॉमी के एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर्स चलते हैं। जैसे एक्सटर्नल सेक्टर, जो आपकी बाहर से आपकी एक्सटर्नल सेक्टर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, जो करेंसी पे, रुपये पे मेजर होती है। दूसरा चीज़ है इंडिया की ग्रोथ कैसे ड्राइव हो रही है। और तीसरा चीज़ है कि इंटरनल जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है, वो कैसे दिखी जा रही है। अगर हम आज के दिन में देखें तो मैक्रो पर्सपेक्टिव से इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, रिलेटिव पोज़ीशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। डॉलर रिजर्व्स की बात करें तो हम लोग ऑल टाइम हाई रिजर्व्स पे है, $680 बिलियन रिजर्व्स की अभी हमारे पास रिजर्व्स जुड़े हुए हैं। तीसरा, अगर हम इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी देखें तो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी भी काफी डायरेक्शनली नीचे जाती दिखती है। कमोडिटीज साइकिल वीक है, चाइना स्लो डाउन है, और ये सब हमको इन्फ्लेशन पे काफी हेल्प करता है। सो जो मैक्रो की आज की स्थिति है वो काफी अच्छी है, और उसके हिसाब से हमारी हेल्थ जी, ऑफ द इकोनॉमी काफी अच्छी दिख रही है। उसके हिसाब से बिल्कुल। हमारा थॉट ऐसा है कि एसेट एलोकेशन होना चाहिए और उसमें फिक्स्ड इनकम का बहुत बड़ा भाग होना चाहिए। तो देवांग, इस पर भी बारीकी से हम बात करेंगे आगे चर्चा में, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं इस पर जिस पर हमें दर्शकों को सलाह आपने देनी है। चंद्रशेखर सर, आपसे भी वही सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी खाने की थाली में आपका फेवरेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और आपकी इन्वेस्टमेंट थाली में आपका फेवरेट एसेट क्लास क्या है जो आप हमेशा रखते हैं? बताइए। बिल्कुल ऐसा है, मेरा थाली में मैं ज्यादा फाइब्रस सब्सटेंस यानी फ्रूट्स एंड ओके। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा, हाई ओके। प्रोटीन खाना ओके। खाता हूँ। और कैलोरीज कैलोरीज तो चाहिए हमें, तो उनकी ऊर्जा है। वैसे ही हमारा पोर्टफोलियो में भी हमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रखना है। हमारा जैसे हम हमारे सेहत के लिए खाते हैं, और फाइनेंशियल हेल्थ हमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज चाहिए। तो उसमें मैं मानता हूँ सोना एक खास, एक अहम
इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकता है, हुआ है, होना भी चाहिए आगे। हम देख रहे हैं, सिर्फ आप 2024 ले लीजिए, इस साल 8 महीने में जनवरी से लेकर के अगस्त तक 20% की वृद्धि हुई है सोना का भाव में। 20% रिटर्न बेसिकली इफ यू हैव एक्चुअली ट्रेडेड। तो आई थिंक मैं मानता हूँ सोना लगभग प्रोटीन समान है। जैसे हमारा खाना में प्रोटीन होता है जो हमें मजबूती देता है, सोना इज इक्विवेलेंट टू प्रोटीन इन योर फूड प्लेट, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए रियल एस्टेट की भी बात कर लेते हैं। तो पंकज सर, आप बताइए, आपके खाने में न्यूट्रिशन का कौन सा कंपोनेंट और इन्वेस्टमेंट में भी? देखिए, आई एग्री करता हूँ कि प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है और फाइबर भी ज़रूरी है। तो ये तीनों ही मेरे खाने में रहते हैं। एक समय से खाना है और न्यूट्रिशन खाना है, उसकी बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये एक समय की सबसे बड़ी सीख है जो सामने उभर के आ रही है। तो ये चीज़ है। और इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आज के दिन रियल एस्टेट एक तरीके का मोस्ट प्रोग्रेसिव जो है एसेट क्लास उभर के आया है। और उसका रीज़न है कि कोविड के बाद से जिस तरीके की तेजी आई है, और ये एक पहली बार ऐसा वक्त है जहाँ पे सेल, सप्लाई और प्राइस तीनों बढ़ रहे हैं। और इसका एक मेजर रीज़न ये है कि हमारा प्राइस प्रोडक्टिव है, रिफॉर्म्स काफ़ी हो गए हैं। रेरा के आने के बाद जो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटीज़ थी वो कम हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स हालांकि थोड़े बढ़ गए कोविड से अभी तक, लेकिन फिर भी वो उस लेवल को ब्रीच नहीं हुए कि उसका इम्पैक्ट सेल्स के ऊपर पड़े। अफोर्डेबिलिटी आज भी अच्छी है, रेंटल्स भी बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा समागम वाला वक्त है जहाँ पे सेल्स, सप्लाई और प्राइस तीनों बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा प्रोडक्टिव मार्केट नहीं है कि ये एक निवेशक के लिए भी अच्छा है, और एक जो आदमी जिसको अपने घर की ज़रूरत है और वो रहने के लिए घर खरीदना चाहता है, उसके लिए भी एक सबसे सही समय है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि एक रियल एस्टेट इस वक्त जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव स्टेट है उसकी। तो चलिए, अब ये बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो गया है कि तीनों तरह की एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि कोई भी न्यूट्रिशन का ज़रिया अगर आप ज़्यादा खा लें तो आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा, अगर आप कम खाएं तो आप कुपोषित रह जाएंगे। तो किस मात्रा में आपके पास ये होने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है, और अक्सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं यही मार खा जाते हैं। फिक्स्ड इनकम से मैं शुरुआत करती हूँ। दिमाग, फिक्स्ड डिपॉजिट मेरे ख्याल से एक फिक्स्ड इनकम के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़मानों से पसंदीदा ज़रिया रहा है कमाई का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास फिक्स्ड इनकम के और भी कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल हैं। लेकिन अधिकतर समय हमने देखा हुआ है, क्योंकि अपने पैसों से लोग ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, और फिक्स इनकम जैसे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको दिमागी तौर से शांति मिल जाती है। रात को आपको चैन की नींद आती है कि मैंने अपने पैसे जो हैं एफडी कर रखे हैं, तो मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस मानसिकता में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों से हमारे शेयर बाजार अच्छा कर रहे हैं, बाकी तमाम एसेट क्लासेस भी अच्छा कर रही हैं। तो लोगों की पैसा कमाने को लेकर रुचि में बदलाव हमने आता हुआ देखा है। लोग अभी भी रिस्क नहीं समझ पा रहे हैं। रिस्क ऐसा नहीं है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं तो वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, वहाँ पर भी रिस्क है। और सबसे बड़ा रिस्क वहाँ पर यह है कि आपकी जो कमाई होगी वो महंगाई से कम होगी। और ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का मकसद ही यही होता है कि आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाएं। तो ऐसे में अब फिक्स्ड इनकम को दिमाग मुझे समझना हो तो किस किस रूप में जगह देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ स्टेजेस जैसे बदलती हैं ना, वैसे वैसे आपका एक्सपोजर टुवर्ड्स एन एसेट क्लास भी बदलता है, और बदलना भी चाहिए। दिमाग तो कविता, आपने काफी चीजें कवर करी ऑलरेडी, और आपने ऐसे बोला कि जैसे एज फैक्टर, हमारे इन्वेस्टमेंट होराइजन, जो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करनी है, और तीसरी चीज हमारे गोल्स क्या है। तो ये तीनों चीजों को लेकर एक्चुअली एसेट एलोकेशन डिसाइड किया जाता है। फिक्स्ड इनकम को लेके अगर आप सोचेंगे, मुझे मेरा पर्सपेक्टिव पूछेंगे, तो
पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो गोल है कि मुझे किस चीज के लिए चाहिए, सेफ्टी के लिए पैसा है। आपने अपने इंटरव्यू के पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बोला था कि फिक्स्ड इनकम एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्वेस्टर को बहुत सेफ्टी तरीके से यूज किए जाते हैं। सो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आज की सिचुएशन में मैक्रो डायनामिक्स देख के, जहां पे इंटरेस्ट रेट कट की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हमने सुना है फेड रेट कट चालू होंगे नेक्स्ट महीने से। हमारे देश की इन्फ्लेशन साइकिल काफी अच्छी दिख रही है, जहां पे नेक्स्ट 12 टू 12 महीनों तक का इन्फ्लेशन 4 से 4.5% के बीच में रहेगा। हमारे रेट्स काफी अच्छे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप 1 से 2 से 3 साल में निवेश करते हैं, अगर आप ट्रिपल ए पोर्टफोलियो भी लेते हैं कोई म्यूचुअल फंड से, तो आपको मिनिमम 7.5 से 8 तक की वाईटीएम यील्ड्स मिलती है। तो उस पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लुकिंग एट योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपको फिक्स्ड इनकम फंड्स में निवेश करना चाहिए। जो परसेंटेज की आपने बात करी, वो एज आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स ऑन एज, योर गोल्स, एंड समवेयर डाउन द लाइन योर पर्सपेक्टिव ऑन इन्वेस्टमेंट होराइजन। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है, इस साल रेट कट्स के हिसाब से फिक्स्ड इनकम में निवेश करके आपको काफी रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और एसेट एलोकेशन में फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे 3 एसेट क्लासेस कवर करनी है, तो मैं जितना हो सके उतना गहराई में जाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन साथ ही आगे भी बढ़ूंगी जल्दी जल्दी। तो चंद्रशेखर सर, आपके पास आना चाहूँगी। सोना लोगों के पास नहीं हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, हम भारतीय हैं, लेकिन उसमें भी सही जरिया सोने का, उसको लेके जागरूकता की अब हम देख रहे हैं कि आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि सही तरीका कंजम्पशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो आपके पास भरपूर है, लेकिन क्या वो कंजम्पशन वाला सोना, क्या निवेश वाला सोना भी हो सकता है, या उसके लिए अलग रणनीति अपनानी चाहिए? इसका जवाब देने के पहले मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। आई वांट टू टॉक अबाउट जी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ओके, हमारा देश में खास करके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा देश में कम से कम 5 करोड़ ड्वेलिंग हाउसेस का शॉर्टेज है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो एक शॉर्टेज की वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन अपार्टमेंट्स विल ऑलवेज गिव यू गुड रिटर्न, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसका टाइम हराइजन ज्यादा होगा। So this is the point I want to make, because that's solid investment which will give you very definite returns over the next 50 years in my view. जब भी हम सोना के बारे में बात करेंगे, सोना सबका पोर्टफोलियो में मैं मानता हूं कम से कम 10% होना चाहिए, 15 से 20% तक भी जा सकता है, बट इट हैज टू बी कम से कम 10%, क्योंकि सोना एक इन्फ्लेशन हेज है। जैसे महंगाई बढ़ती है, सोना का भी भाव बढ़ते जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड, हमारा देश में हमारा जो एपिटाइट जो है और गोल्ड कंजम्पशन अभी काफी जारी रहेगा आगे 20, 25, 30 साल तक। तो दिस एपिटाइट विल कंटिन्यू टू रिमेन। जब तक हम विकसित नहीं बनेंगे तब तक दिस एपिटाइट विल कंटिन्यू। उसका बाद भी शायद कंटिन्यू होगा बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर। देयरफॉर सोना में निवेश करना बेहतर है, मगर सोना का जो मार्केट है, ऐसा नहीं कि हम आज उसमें निवेश करके फिर भूल जाएंगे, भूल जाना चाहिए, नहीं। आई थिंक वी नीड टू ट्रेड। तो उसमें जो सोना में इन्वेस्ट करता है, ही शुड लर्न टू ट्रेड। कभी खरीदना है, कभी मार्केट से एग्जिट करना है, उसके बारे में उसको जानकारी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने बताया देयर आर वेरियस ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ETF इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। इसी के अंदर भी मैं मानता हूं दैट यू मस्ट हैव, जरा फिजिकल में लगाइए पैसा, जरा ETF में लगाइए, जरा गोल्ड बॉन्ड में लगाइए, एंड मगर आप डेरिवेटिव्स में लगाओगे तो 24 घंटा आपको उस पर नजर रखना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू क्विकली ट्रेड, एंटर एंड एग्जिट योर पोजीशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ज्यादा वक्त आपको मार्केट के लिए देना पड़ेगा। अगर आपने फिजिकल लिया, ETF लिया, आई थिंक बाय एंड लार्ज इट स्टेडीली भाव बढ़ते जाएगा।
बारिंग सम टाइम्स ऑफ करेक्शन, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो गोल्ड जरूर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए सभी निवेशकों को। मैं मानता हूं कम से कम 10% का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए। और हिस्टोरिकली गोल्ड ने काफी अच्छा खाता रिटर्न दिया है। और ये जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ शुरू हुआ 2001 से, यानी पिछले 25 साल में गोल्ड एक इतना बढ़िया एसेट क्लास बन गया है कि और बढ़िया रिटर्न दे रहा है। सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट्स आर बाइंग एंड सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग। मैं गोल्ड को $250 में देखा हूँ 1996 97, और आज हो गया $2500। Okay, and therefore that's the kind of run that gold has seen. So I think जरूर उसमें निवेश करना चाहिए, बट वो ऑप्शंस में भी फिजिकल ETF, गोल्ड बॉन्ड, डेरिवेटिव, इस सब में भी जरा you need to spread your risk and invest in all of this. चलिए सोने के बाद आगे बढ़ते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं। और रोटी कपड़ा मकान हम सब जानते हैं बुनियादी ज़रूरत में से एक है। और पंकज जी, मकान ख़रीदना हर किसी का सपना होता है, हर किसी की ज़रूरत भी होती है। अब वो ट्रेंड में कहाँ कैसे बदलाव आ रहा है, वो तो निरंतर बदलाव आते ही रहेंगे। लेकिन जब भी आप अपने लिए किसी कमाई के बारे में सोचते हैं, या किसी को अगर पूछ भी लें आपने ज़िंदगी में क्या किया है, तो पहला जवाब अक्सर यही होता है कि हमने अपने लिए बढ़िया सा घर बना लिया है, छत हमारी है। सुकून देता है आपको खुद का घर होना, ठीक है, रातों की नींद जो है आपको आरामदायक मिलती है, आपको लगता है कि आपने जीवन में कुछ किया है। ये उस तरह की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको रिटायरमेंट के बाद एक रेंटल इनकम का भी ज़रिया समझते हैं। अगर एक से ज़्यादा उन्होंने घर खरीद लिया है तो उनको लगता है कि एक घर हम रेंट पर चढ़ा देंगे, वहाँ से हमारी कमाई हो जाएगी। अब सवाल यही है कि अब इतने सारे अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम इसी शो में देख लीजिए फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं, सोने की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने इक्विटी की बात की है और बाकी तमाम विकल्पों की बात की है। रियल एस्टेट को कितनी जगह दे? पंकज जी, खुद घर खरीदते हैं, उसमें रहते हैं, तो वो तो कंजम्पशन हुआ, उसमें से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, सिवाय इस बात के कि आपके पास खुद की छत है और बेघर नहीं होंगे आप अपने जीवन में। ये बहुत बड़ी बात होती है। इन्वेस्टमेंट ये तब कहलाएगी जब आपने इसको शायद रेंट पे चढ़ा रखा होगा, आप अच्छी खासी रेंटल रीट से कमाई भी कर रहे होंगे, एक आपको कमाई का जरिया मिलेगा। इस संदर्भ में ज़रा समझाइए कि रियल एस्टेट को एज एन एसेट क्लास कैसे देखना चाहिए। देखिए, आपने जिस तरीके से बोला है, अगर हम उसी तरीके से बात करें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं कि आपको एक रिटर्न मिलता रहे कंटिन्यूअस, तो जिसमें आपके पास रेगुलर इनकम भी हो और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, तो रेंटल का जो एक अप्रोच है वो सबसे सही अप्रोच है। और आप आज क्यूमुलेटिवली अगर आप देखें कि अगर एक रेजिडेंशियल मार्केट है जिसमें रेंटल आपकी करीब 2.5 से 3% के करीब मिल रही है आज के दिन, तो अगर 2.5 से 3% के ऊपर की रेंटल इनकम होती है तो करीब 8 से 9% का कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलता है। तो क्यूमुलेटिवली आपको 10 से 11% और कुछ हद तक 13% तक का आपको रेंटल प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन का एनुअलाइज रिटर्न्स आप मान सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उस पीरियड में खरीद रहे हैं जब प्राइस सबसे प्रोडक्टिव है। और प्रोडक्टिव प्राइस को का असेसमेंट ये है कि अगर रेजिडेंशियल है जिसकी रेंटल इनकम अगर 3% से ऊपर है तो प्राइस में प्रोडक्टिविटी रहेगी, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। अदरवाइज अगर आपको लो रेंटल यील्ड में कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है तो वो थोड़ा स्पेकुलेटिव होता है। और हमने हमेशा देखा है पास्ट ट्रेंड में, तो आपको आगे चल करके या तो उसमें करेक्शन होता है या लॉन्ग स्टैग्नेंसी होती है कैपिटल एप्रिसिएशन में, तो एनुअलाइज लेवल पे आप लूज करते हैं। तो अगर आप ये देखें कि 3% 3.5% की रेंटल यील्ड मिल रही है तो आप 9 या 10% का कैपिटल एप्रिसिएशन मान लें तो टोटल मिला के 13 या 14% का आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलता है रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा है कॉमर्शियल मैक्रो इकोनॉमिक डिमांड और सप्लाई पे ज्यादा होता है तो उसमें रिस्क प्रीमियम ज्यादा होता है, तो इसके लिए उसमें रेंटल यील्ड आपको 8 8.5% से ऊपर पकड़नी चाहिए, क्योंकि वो काफी वक्त तक जो है वो
एम्प्टी और वैकेंट भी रहता है, तो आपको वो इसमें मैनेज करना पड़ता है एंटिसिपेशंस में कि अगर आप कोई भी खरीद रहे हैं कमर्शियल एसेट्स, तो आप उसका असेसमेंट कैसे करें कि उसका प्राइस करेक्ट है और इनकरेक्ट है। जैसे आज के दिन काफी सारे कमर्शियल जो है वो मार्केट में ऐसे बेचे जा रहे हैं कि रेजिडेंशियल में आपको जितनी यील्ड मिलती है कमर्शियल में उसकी डबल यील्ड रहती है, लेकिन कमर्शियल की प्रोबेबिलिटी वैकेंट होने की सबसे ज्यादा होता है। जो आपने कोविड और दूसरे बड़ी इवेंट के दौरान आपने देखा, जब भी कोई इवेंट होता है तो वो उसमें वैकेंसी, इसके लिए उसमें रिस्क प्रीमियम ज्यादा रखना पड़ता है और इसके लिए जो मिनिमम रेंटल यील्ड है वो हायर लेकर के चलती हैं। तो ये 2-3 पर्सपेक्टिव है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये है कि आप दूसरे सारे एसेट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और रियल एस्टेट एक जमीन से जुड़ा होता है, तो इसमें डिमांड की इंटरेक्टिबिलिटी भी देखना बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके घर ना खरीदे। अगर वो लोकेशन हैबिटेबल नहीं है, एंड यूज नहीं हो सकता है, तो रेंट पे भी नहीं जाएगी और उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन की भी प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं। तो ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। और एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना बहुत डिफिकल्ट है कि आप 10% इसमें डेडिकेट करें और कि 20% करें, क्योंकि आज के दिन एक अच्छा वायबल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल जो है वो आपको करीब 80 लाख से 1 करोड़ के नीचे के प्राइस ब्रैकेट में पड़ता है। तो अगर 80 लाख और 1 करोड़ का प्राइस ब्रैकेट में अगर हम ले रहे हैं, कोई निवेश चाहता है, तो उसकी एक मिनिमम इनकम होगी और उसके बेसिस पे उसका एलोकेशन सेट हो पाएगा। अनलाइक आपके स्टॉक्स हैं या फिर गोल्ड है जिसमें आप के पास ऑप्शंस रहता है कि आप अपनी इनकम का एक परसेंटेज उसमें डेडिकेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर आपके पास थोड़ी लिमिटेशन है कि अगर इनकम ज्यादा है तो आप शायद उसका 20% तक डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकम कम है तो हो सकता है कि आप फिर चुने कुछ लिस्टेड डेवलपर के स्टॉक्स को, या फिर आप चुने रीट्स को। एक दूसरा ऑप्शन भी उभर के आया है, लेकिन एक फिजिकल रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक एंट्री बैरियर है, क्योंकि वो वायबल जो रियल एस्टेट है और प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव रियल एस्टेट है, उसकी आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट आप आज के दिन 50 लाख के ऊपर है। 50 से 1 करोड़ का ब्रैकेट होगा, तब आपको एक हैबिटेबल लोकेशन में एक वायबल अच्छा सा घर मिलेगा। और अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो एक प्रोडक्टिव जो है आपका निवेश होगा। लैंड एक तरीके का नया एसेट्स क्लास उभर के आया है टायर 2 टायर 3 सिटीज में, और लैंड में भी निवेश से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन आप ऐसा जरूर देखिए कि सिटी से बहुत दूर ना जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी है और वो लैंड आपकी इंटरेक्टिव है पॉपुलेशन के साथ, नो मैंस लैंड से थोड़ा दूर रहें। तो अगर आप इस तरीके से अपना चुनाव करेंगे तो आप एक अच्छा रियल एस्टेट चुन सकते हैं एक निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी विस्तार से आपने तमाम बातें सामने रखी हैं। कहाँ कमाई हो सकती है, कहाँ निवेश करना चाहिए। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें निवेश करने के लिए आपके पास खुद एक अच्छा खासा कॉर्पस होना चाहिए, और इसीलिए हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोग अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और बाकी तमाम एसेट क्लासेस जिनकी हम बात कर रहे हैं उस पर निर्भर होते हैं कि वहाँ की कमाई से रियल एस्टेट में निवेश किया जाए। बहरहाल अब चर्चा को थोड़ा सा ट्रेंड्स की ओर हम लेकर जाते हैं, और फिलहाल के मौजूदा ट्रेंड्स में कहाँ कैसे जगह देनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ज़रूरी सब है और किस मात्रा में रखने चाहिए वो हमने समझ लिया है, लेकिन ट्रेंड अभी का और आने वाले वक्त का क्या है वो समझते हैं। देवांग, ब्याज दरें घटने का सिलसिला सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, बस जैसे कि अब आगाज़ ही होने वाला है उसका। सवाल यही है कि जब ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तो 25-50 जितने बेसिस पॉइंट की होंगी, एक से ज़्यादा होंगी,
कितनी होंगी उस पर अब सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये रेट कट का रिजीम अब शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्रॉस एसेट क्लासेस हम देख रहे हैं कि लोगों की कमाई हो रही है, ठीक है, ऐसा हो रहा है कि आप जहां भी पैसे लगाएं ना, वहां पर आपकी कमाई हो रही है, वहां पर आपको मुनाफा हो रहा है। लेकिन अब इस स्थिति में जहां पर एक रेट कट रिजीम शुरू हो जाएगा, इक्विटी में आपकी कमाई हो रही है, डेट में भी कमाई होने का अभी भी मौका है, मुझे अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? बहुत केस स्पेसिफिक है, मैं जानती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप किस तरह की कंफर्ट पोजीशन में हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर। लेकिन मैं बेस्ट सिनेरियो यहाँ पर अपने लिए चाहती हूँ, अगर रेट कट शुरू हो जाए तो मुझे मेरे डेट पोर्टफोलियो में फ़ायदा हो। किस तरह के निवेश विकल्प विद इन फिक्स्ड इनकम आप रेकमेंड करेंगे, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए? दिवाकर। कविता, आपने जैसे बोला, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि रेट घटौती होगी, काफी 25 से 50 बेसिस की रेट कट्स होंगे। और हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है एक्चुअली कि इन्फ्लेशन साइकिल देख के, जहाँ पे हमें 4 साढ़े 4 का इन्फ्लेशन दिखता है, इंडिया रेट 6.5 पे काफी हाई है। फेड रेट कट्स की शुरुआत के बाद आरबीआई पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचेंगे, जैसे गवर्नर सोच रहे होंगे कि मॉनसून टल जाए अच्छी तरीके से, सेकेंड राउंड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ना आए, कमोडिटी इन्फ्लेशन काफी कम हो चुका है। हम लोग ने देखा हुआ है कि लास्ट 1 महीने में कमोडिटीज में काफी प्राइसेस की घटौती हुई है। क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट 5 से 7%, 10% ऑलमोस्ट कम है। सो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि रेट कट की स्पेस ओपन अप होगी। जैसे ही रेट कट स्पेस ओपन अप होती है, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है निवेश करने का, जिसमें इन्वेस्टर्स को जो कैपिटल गेन्स मिलेंगे अगर उन्होंने ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो कैपिटल गेन्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जो पर्सपेक्टिव से उनको बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। सो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनको फिक्स्ड इनकम साइकिल कैप्चर करनी है, जहाँ पे उनको वो रेट साइकिल पे व्यू लेके रेट घटौती जो होने वाले हैं, जो 25 से 50 बेसिस के रेट कट्स होंगे, अगर उससे बेनिफिट करने के लिए पोर्टफोलियोज में डेट फंड्स की एलोकेशन होनी चाहिए। डेट फंड्स में बहुत सारे फंड्स रहते हैं, सेबी ने काफी अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन करे हुए हैं फंड्स के। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि रेट कट्स में ड्यूरेशन फंड्स काफी बेनिफिट करते हैं। सो जो डेट फंड जिसके ड्यूरेशन जनरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैटेगरी या गिल्ट कैटेगरी, इन्वेस्टर्स को इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे वो रेट कट का बेनिफिट ले सके और रिटर्न की बढ़ोतरी कर सके। सो हमारा थॉट प्रोसेस ये है। अब सर आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि सोने की चमक बढ़ती जा रही है, और सोने की चमक और चांदी की भी चमक बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इन दोनों मेटल्स का फ़ायदा मुझे मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए हो, तो मैं कैसे, क्योंकि रेट कट का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है कमोडिटीज़ की चाल पर, है ना, तो कमाई कितनी दोगुनी होगी। और साथ ही देखिए, हम ऐसे समय में हैं जहाँ पे फेस्टिव सीजन का भी आगाज़ हो रहा है, तो शुभ निवेश का भी वक्त है, जहाँ पर हम डिमांड के लिहाज से भी उछाल देखने की उम्मीद रखते हैं। बताइए। मेरा अनुमान है गोल्ड अभी रिकॉर्ड लेवल्स पे आ चुका है। $2,500 प्रति आउंस से भी ज्यादा 2,570 गया था, और जरा सा अभी घट गया है। और आप फिजिकल स्पॉट गोल्ड का भाव देखोगे तो लंदन में इट इज लेस देन $2,500 एन आउंस। मैं सोना में शॉर्ट टर्म में से आगे 1 महीना के लिए, 1.5 महीना के लिए एक नरमी देख रहा हूं। प्राइसेस मेरा अनुमान में विल स्लाइड बाय 40, 50, $60, $100 तक भी घटने का संभावना है, क्योंकि ये जो आजकल का रिकॉर्ड लेवल है उसमें लेने का सलाह मैं नहीं दूंगा, वो अनुचित रहेगा। nobody buys at the highest level, they probably time to sell। मगर जैसे गोल्ड घटता है 30, 40, $50 प्रति आउंस, और उसका रिफ्लेक्शन हमारा डोमेस्टिक मार्केट में भी दिखेगा, तो तभी आई थिंक यू शुड बाय एट एवरी डिप। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं मानता हूं अगला साल 2025 में गोल्ड को एक लेग अप, एक अपसाइड मैं देख रहा हूं। कम से कम 100 से $150 प्रति आउंस का अपसाइड पहला 6 महीने में 2025 में मैं देख रहा हूं।
क्योंकि अभी मई जून जुलाई में चीन का जो इंपोर्ट है सेंट्रल बैंक बाइंग थ्रू चाइना काफी कम हो चुका है। अभी चाइनीज गवर्नमेंट इज गिविंग सम स्टिमुलस पैकेज, उसके वजह से स्टॉक मार्केट इज इम्प्रूविंग, मगर वो स्टिमुलस विल फेड। 4-6 महीना बाद स्टिमुलस फेड होगा और दोबारा चाइनीज रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मार्केट विल कम इनटू सम काइंड ऑफ ट्रबल। तो तभी गोल्ड का डिमांड दोबारा बढ़ेगा, मगर शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं गोल्ड को नीचे भाव घटने का संभावना है, और जैसे ही भाव घटता है बाय ऑन एवरी डिप, wait for 2 or 3 months and then start accumulating more and more gold. यहाँ पर मौके बन रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करें और उसके बाद सोना इकट्ठा करने की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। पंकज जी, अब देखिए फेस्टिव सीज़न है और ऐसे में शुभ खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से घरों की बुकिंग को लेकर बहुत उत्साह रहता है ग्राहकों में। मुझे आपसे तस्वीर जाननी है कि क्योंकि हम जितना उत्साह अर्बन इंडिया में देखते हैं, हमारे मुख्य शहरों में देखते हैं, टियर 2 टियर 3 को लेकर किस तरह का ट्रेंड इस फेस्टिव सीज़न में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह का अनुमान मेरे ख्याल से आप पेश कर पाएंगे, खासतौर से अगर हम इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें और नई तरह की ऑफरिंग्स की बात करें, तो क्या माहौल है टियर 1 टियर 2 टियर 3 में? उससे बात कर रही हैं? जी पंकज जी, जी पंकज जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, एक बार क्वेश्चन आप रिपीट कर सकती हैं क्या जी, वापस? तो मेरा सवाल आपसे बस यही है, अब संक्षिप्त में पूछती हूँ अभी, क्योंकि हम फेस्टिव सीज़न की ओर अब बढ़ चुके हैं और ऐसे में शुभ खरीदारी के तौर पर लोग घर बुक करते हैं, शिफ्ट भी करते हैं। अब ऐसे में टियर 1 टियर 2 टियर 3 की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह का माहौल फ़िलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इन्वेंट्रीज़ को लेकर क्या सिचुएशन है, रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या सिचुएशंस है, क्या आप देख पा रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने पुरजोर खरीदारी होगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल होगी, और कुछ एक राइडर्स मुझे आपके शो से ही लगे जब ये आया कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव होगी, और अगर अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव होगी तो उसके साथ आपकी टायर 2 सिटीज में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ एसेट्स क्लासेस, आपका लैंड और प्लॉटेड डेवलपमेंट का एक की तरफ एक बड़ा रुझान हमको दिखाई दिया, लग्जरी सेगमेंट के अंदर रुझान दिखाई दिया। कुछ शहर हैं जहाँ पे प्राइजेस में ग्रोथ अच्छी दिखाई दी, नॉर्थ इंडिया की सिटीज के अंदर प्राइजेस में ग्रोथ दिखाई दी, वेस्ट में गोवा के अंदर, सूरत के अंदर प्राइजेस में ग्रोथ दिखाई दी, और उसके साथ साथ हमें एक अच्छी रिकवरी इस वक्त न्यू लॉन्चेस में अफोर्डेबल सेगमेंट में पिछले 2 क्वार्टर से दिखाई दी, जहाँ पे हमें सप्लाई में एक रिडक्शन दिख रहा था और सेल्स में रिडक्शन दिख रहा था। तो उसके अंदर एक वापस से ग्रोथ आना एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो सेल्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगी, और लग्जरी सेगमेंट भी कुछ माइक्रो मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, तो वो कंटिन्यू होगा, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। बट मेरा पॉइंट ये है कि मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट जो है वो आगे चलते हुए आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है टायर 2 सिटीज में, वो ऑलरेडी करीब 50% की सेल्स, टोटल जो बिल्डर सेल्स है वो प्लॉटेड डेवलपमेंट के थ्रू आ रही है, तो वहां पे मुझे एक कंटिन्यूटी होती हुई दिखाई देगी। तो पंकज जी, तो घर महंगे होंगे, अब ये बोल सकते हैं क्या घर खरीदना और महंगा होगा? देखिए, मैं महंगी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 15% 20% एनुअलाइज ग्रोथ दिखेगी। अगर मॉडरेट ग्रोथ है तो प्राइस में प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो अगर आप जो आपकी प्राइस ग्रोथ अगर ज्यादातर शहरों के अंदर देख लीजिए तो वो 6% 7% रही है, और कुछ एक शहर हैं जहाँ पे 9% और 10 या 11% की ग्रोथ दिखाई दी। और वो शहर जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी वहां पे आपकी सप्लाई के थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट्स दिखाई दिए। एवरेज में 6 से 7% की ग्रोथ इस वक्त दिखाई दे रही है, जो स्पेकुलेटिव नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सोना जिस तरीके से चढ़ गया तो उसमें एक नरमी की बात आएगी। मैं ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट प्रोग्रेसिवली बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्राइस आज के दिन प्रोडक्टिव है।
और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अपेक्षा करनी चाहिए, जैसा हमने पिछले दशक में देखा था कि जब एक्सटेंसिव फाइनेंशियलाइजेशन हुआ और स्पेकुलेटिव मार्केट फोर्सेस काम करने लगी कि 20% 30% ईयर ऑन ईयर प्राइसेस बढ़ रहे थे, वो फिनोमिनन अब नहीं आने वाला, क्योंकि एक बड़े प्रूडेंट और डिसिप्लिन आने के बाद से इन्वायरमेंट में रियल एस्टेट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके लिए जो प्राइस राइज है वो आपको मॉडरेट दिखेगी। कुछ एक एरियाज हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की तरफ से जो बूस्ट आएगा वो एक एडिशनल बेनिफिट होगा। तो यूजर के लिए पॉइंट ये है, और जो निवेशक है उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आप वहीं खरीदिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्राइस में प्रोडक्टिविटी है, दैट मीन्स वहाँ की रेंटल यील्ड अच्छी है, कि आपके भाव आज ज्यादा नहीं बढ़े हैं तो आपको एक बड़ी अच्छी अपसाइड मिलेगी। बट ऐसा नहीं सोचिए कि सारे एसेट्स, सारी लैंड और सारे हाउसेस में एक यूनिफॉर्म आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, जो बहुत ज्यादा है। और राइट, चलिए काफ़ी सारे एंगल्स और काफ़ी सारे पहलू हमने इस चर्चा में कवर कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हो चुका है इस डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद दिवांग आपका, चंद्रशेखर सर आपका और पंकज आपका समय निकाला और इतनी बारीकी से सभी एसेट क्लासेस पर अपनी राय रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम इस पेशकश